अशोक का धम्म, धम्म यानी कि धर्म, धर्म यानी कि रिलीजन। क्या ये अशोक की जो धम्म पॉलिसी थी वो एक रिलीजियस पॉलिसी थी? क्या इस पॉलिसी के थ्रू वो किसी रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाह रहा था? क्या वो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करना चाह रहा था, या फिर अशोक की कुछ और मंशाएं थी, कुछ और कंडीशंस थी जिसके कारण उसको ऐसी धम्म की पॉलिसी चलानी पड़ी? देखा जाए तो ऊपर ऊपर से अशोक का धम्म पॉलिसी रिलीजियस पॉलिसी दिखती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अशोक ने खुद को एक डेडिकेटेड बुद्धिस्ट कहा है, एक लर्नेड बुद्धिस्ट कहा है, मतलब पर्सनल लेवल पे अशोक खुद बुद्धिज्म को फॉलो करता था। सेकेंडली, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो उसकी पॉलिटी थी, जिस प्रकार से वो रूल करता था, उसमें कई सारे ऐसी मॉरल टीचिंग आती है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड दिखती है। जैसे कि वो कहता है कि हमको अहिंसा को अपनाना चाहिए। सिमिलरली, उसने राजा की जो परिधि थी, राजा का जो कंडक्ट है, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी। राजा को उसने बेसिकली प्रजा का ऋणी बताया है, यानी डेटफुल बताया है कि प्रजा की तरफ राजा ऋणी है या फिर उनके लिए उसका ऑब्लिगेशंस है। और देखा जाए यदि तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ है अशोक की, उसमें भी कई जगह रिलीजन के एस्पेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि इंटरनल पॉलिसी में वो कुछ हद तक दंड नीति को कम यूज़ करता है या दंड नीति को हटाने की कोशिश करता है। दंड नीति का मतलब होता है कि रूल बाय फोर्स, जो कि एंशियंट और मिडिवल टाइम का एक फीचर है कि राजा बाय फोर्स, बाय स्टेट मशीनरी, बाय मिलिट्री माइट वो रूल करता है। तो इस चीज़ को उसने हटाने की कोशिश करी, यानी इंटरनल मैटर्स में दंड नीति को हटा के वो धर्म नीति को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। कुछ इसी प्रकार जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो उसकी एक्सटर्नल पॉलिसी है, उसमें वो बेरी घोष से धम्म घोष की तरफ जाने को बोलता है। यानी कि वो कहता है कि कोई भी विजय जो होगी वो वॉर के थ्रू नहीं होगी, वो युद्ध के थ्रू नहीं होगी। कोई भी विजय होगी तो वो पीस के थ्रू होगी, वो धर्म के थ्रू होगी। साथ ही साथ अशोक ने कई सारे ऐसे कार्य करे हैं जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि वो स्टेट के थ्रू रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, जो धम्म की फिलॉसफी है उसकी, या फिर धम्म की जो पॉलिसी है, उसको वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट स्ट्रक्चर्स का यूज़ करता है, कई सारे पिलर और रॉकेट एक्ट्स बनवाता है, और स्टेट मशीनरी को वो धम्म को इम्प्लीमेंट करने में लगा देता है। यहाँ तक कि धम्म महामात्रा करके एक ऑफिसर बैठाता है जो कि बेसिकली धम्म को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करते हैं। इसके अलावा रुमुनिदेई इंस्क्रिप्शन से हमको ये पता चलता है कि अशोक ने उस जगह की सेक्रेडनेस को जानते हुए, क्योंकि वो बुद्ध से रिलेटेड जगह है, वहाँ पे उसने टैक्सेस कम कर दिए। और तो और निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, जो कि आज के नेपाल में पाया जाता है, उसमें यह लिखा गया है कि अशोक ने वहाँ पे एक स्तूप के साइज़ को डबल करा है, यानी कि उसने स्तूप को भी कंस्ट्रक्ट करवाया है। इसलिए ये दिखाई देता है कि जो अशोक की धम्म पॉलिसी है वो बेसिकली एक रिलीजियस पॉलिसी है, या फिर वो अपने स्टेट को एक रिलीजियस स्टेट बनाना चाह रहा था। और कुछ स्कॉलर्स यहाँ तक कहते हैं कि ये जो धम्म पॉलिसी है ये टोटली बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, यानी कि वो स्टेट के थ्रू बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करना चाह रहा था। उसकी सिर्फ यही मंशा थी कि बुद्धिज़्म को अलग अलग जगह पर फैलाया जाए। साथ ही साथ उसने, क्योंकि आउटसाइड मिशनरीज भी भेजी है, इनसाइड इंडिया के अंदर वो धम्म यात्राएं करता था, इंडिया के अंदर वो धम्म महामात्रा को अपॉइंट करके भेजता था, और इंडिया के बाहर उसने मिशनरीज भेजी बुद्धिज़्म से रिलेटेड। इसलिए कुछ हद तक लोगों को लगता है कि ये जो धम्म की पॉलिसी है अशोक की, इसका मेन एंड सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो धम्म को या फिर वो बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करना ही है। पर देखा जाए तो अशोक का ये जो धम्म पॉलिसी है ये एक प्रैक्टिकल पॉलिसी दिखाई देती है, ये रिलीजियस पॉलिसी दिखाई कम देती है। इसमें मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ज़्यादा है, ना कि फिलोसॉफिकल रिलीजियस टेनेंट्स या फिर फीचर्स या एलिमेंट्स। देखा जाए तो जितने भी बुद्धिज़्म के फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स है उसको अशोक ने सीधे सीधे निगलेक्ट कर दिया। यानी कि जहाँ पर बात हुई है चार आर्य सत्य की, वो अशोक ने धम्म में इंक्लूड नहीं करा। कुछ इसी प्रकार जो अष्टांगिका मार्ग है बुद्धिज़्म का, उसको धम्म में इंक्लूड नहीं करा। सिमिलरली दूसरे जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, जैसे कॉजेशन की थ्योरी, जिसको हम प्रत्युत समुद्रपद के नाम से जानते हैं, उसको भी उसने इंक्लूड नहीं किया। इवन यहाँ तक देखा गया है कि जो ये धम्म की पॉलिसी है ये सिर्फ बुद्धिज़्म से ही नहीं ली गई है, इसमें कुछ हद तक दूसरे रिलीजन्स का भी हाथ है, या फिर उनका भी एलिमेंट्स इसमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, अशोक ने कई जगह पर स्वर्ग की बात करी है, जो कि एक पहले से चला आ रहा कंसेप्ट था, जो कि ब्राह्मणिकल वेदांतिक ट्रेडिशन का एक कॉन्सेप्ट है। उसी जगह पे बुद्धिज़्म में ऐसा स्वर्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लोग निर्वाण की बात करते हैं और मोक्ष की बात, बेसिकली मोक्ष की बात करते हैं, जिसको वो लोग निर्वाण कहते हैं। इसीलिए ये कहना भी गलत होगा कि अशोक का जो धम्म है वो सिर्फ बुद्धिज़्म से लिया गया था। अब यदि हम धम्म के मेन फीचर्स को देखें तो ये कहीं ना कहीं एक मॉरल एथिकल कोड दिखाई देता है, जो कि किसी भी सोशल सिस्टम में, किसी भी सोसाइटी में लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक पीस और स्टेबिलिटी को बरकरार रखने में बहुत
काम की चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहला देखें हम तो टेनेंट आता है, एक एलिमेंट आता है अहिंसा का। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस बेसिकली एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सोसाइटी में पीस लाने के लिए। फिर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स है उसके धम्म में जो डायरेक्टली मॉरल कंडक्ट को या फिर मॉरल बिहेवियर को ही शो करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिलेटिव से अच्छा बिहेव करना चाहिए, खुद में रिलीजियस टॉलरेंस रखना चाहिए, सोसाइटी में पीस रखना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो यहाँ तक जाता है, बोलता है कि जो आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको सेविंग्स करना चाहिए, इवन अपनी स्पेंडिंग्स में मॉरल बिहेवियर लाना चाहिए, ज़्यादा विलासिता में नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे टेनेंट्स तो हम देखें तो आज भी किसी भी सोसाइटी में पीस लाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अशोक के जो मेजर धम्म के टेनेंट्स है या प्रिंसिपल्स है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसको रोक के आप एक बार देख सकते हो। ये सभी जो टेनेंट्स है ये कहीं ना कहीं एक मॉरल कंडक्ट, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। सिर्फ कुछ हद तक धम्म यात्राज या धर्म महामात्र का अपॉइंटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस प्रोपोगेशन के लिए हमको दिखता है। हालांकि यदि आप ठीक से देखो, ठीक से समझो, यदि तो धम्म का ही यदि टेनेंट्स मॉरल कंडक्ट है तो धम्म यात्राएं या फिर धम्म महामात्रा यानी कि ऑफिसर्स जो कि धम्म को प्रोपोगेट करेंगे, उनके अपॉइंटमेंट इस चीज़ को शो करते हैं कि वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं मॉरल कंडक्ट को ही प्रोपोगेट करना चाह रहा था। अब बात करते हैं कि अशोक का धम्म जो कि कुछ हद तक एक मॉरल कंडक्ट, मॉरल बिहेवियर को प्रोपोगेट करने वाली पॉलिसी दिखाई देती है, उसको इस टाइम पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अशोक के टाइम पर ही क्यों करनी पड़ी, या फिर ये जो टाइम पीरियड चल रहा था उसी में क्यों करनी पड़ी। अशोक क्यों अपने समय काल का एक विलक्षण राजा है जिसने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की सोची कि स्टेट के थ्रू या धम्म के थ्रू या फिर अपनी धम्म की पॉलिसी के थ्रू वो डायरेक्टली जनता से जोड़ने की कोशिश करता है। स्टेट मशीनरी को वो धम्म या मॉरल कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करता है। ऐसे क्या कारण थे इस टाइम पीरियड में जिसके कारण ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। तो पहला रीज़न है पॉलिटिकल रीज़न। यदि ठीक से देखा जाए तो ये टाइम पीरियड जो है वो लगभग ईसा के 200-300 साल पहले का टाइम पीरियड है, यानी कि 3rd सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पर देखा जाए तो स्टेट और रिलीजन के बीच में कुछ ना कुछ नेक्सस हुआ करता था। नेक्सस शुरुआत से चला आ रहा था, वैदिक ट्रेडिशन से चला आ रहा था। हालांकि अशोक के टाइम पर ये नेक्सस जो है या फिर स्टेट और रिलीजन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा उभर कर आया। अब यदि देखा जाए तो ये टाइम पीरियड में पहली बार इंडिया में एक बड़ा एम्पायर बनने जा रहा था। अशोक का एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर को देखें तो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर साउथ में आज के कर्नाटक तक ये फैला हुआ था। इतने बड़े एम्पायर को स्टेबिलिटी देना, इतने बड़े एम्पायर को इंटीग्रेटेड वे में रखना, इतने बड़े एम्पायर में जितने सामंत हो गए उसके, उनकी जो लॉयल्टी है उसको खुद की तरफ रखना, उनकी लॉयल्टी को बरकरार रखना, अपनी जनता में लेजिटिमेसी रखना, ये सब चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। इस टाइम पे स्टेट मशीनरी उतनी डेवलप नहीं हुआ करती थी कि आप लॉज एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाओ। इसलिए इस टाइम पे ये जो रिलीजन और स्टेट का नेक्सस था, इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि स्टेट की स्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेट के सामंतों की लॉयल्टी बनी रहे, स्टेट की जनता के प्रति आपकी लेजिटिमेसी बनी रहे। ये सारे ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे इस टाइम पीरियड पे। यदि देखा जाए तो अशोक के जस्ट पहले एक बड़ा एम्पायर बना था जिसको हम पर्शियन एम्पायर के नाम से जानते थे, या फिर अखामेनिड एम्पायर, जिसने बेसिकली स्टेट के रिलीजन को यूज़ किया था अपने स्टेट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, अपने स्टेट की लेजिटिमेसी को बनाए रखने के लिए और रिवोल्ट्स को अवॉइड करने के लिए। इसलिए अशोक ने उस एग्जाम्पल को देखते हुए जहाँ पे बड़े पर्शियन राजाओं ने अपने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए एक रिलीजन यानी कि ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म का सहारा लिया था, वहीं पे अशोक अब बुद्धिज़्म का सहारा लेने जा रहा था। अशोक ने इस बुद्धिज़्म को इसलिए अपनाया क्योंकि ये जो रिलीजन था ये पीस बेस्ड था, अहिंसा बेस्ड था और काफ़ी पॉपुलर रिलीजन था। इससे अशोक को डायरेक्टली लेजिटिमेसी मिलती है एज अ किंग, एज अ रूलर, और इससे आपके सामंत भी शांत बैठेंगे। इस नेक्सस को यदि हम आगे देखें तो कहीं ना कहीं आगे जाके रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को यूज़ किया और आगे जाके कई सारी सल्तनत ने इस्लाम को यूज़ किया। अब सेकेंडली यदि हम देखें तो यहाँ पे अशोक खुद के नाम पर यूज़ करता है देव नाम पियादसी, यानी कहीं ना कहीं वो खुद को भगवान से जोड़ने की कोशिश करता है। ये चीज़ प्रोवाइड करती थी एंशिएंट टाइम में लेजिटिमेसी टू दी रूलर या फिर मोनार्क। तो एज एन इंडिविजुअल जब आप इतने बड़े स्टेट को रूल कर रहे हो, आपको लेजिटिमेसी तभी मिलेगी जब आप भगवान से जुड़े हुए हो, आप उसी के एक एक्सटेंशन हो। ये चीज़ हमको इवन ग्रीक किंग्स में दिखती है। इंडिया में बाद में जो एम्पायर्स आए, कुशन एम्पायर हुआ, इंडो ग्रीक एम्पायर्स हुआ, उसमें दिखती है। और ये चीज़ काफ़ी हद तक इस्लामिक एम्पायर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी या प्रोमिनेंट थी, जैसे कि बलबन ने खुद को जिल्ले इलाही बुलाया था। अब आगे बढ़े तो दूसरा मेजर रीज़न जो आता है दैट इज़ इकोनॉमिक रीज़न। तो इकोनॉमिक रीज़न में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको धम्म पॉलिसी को यूज़ करना पड़ा? क्या इकोनॉमी आपके स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं चल सकता? तो इसका रीज़न ये है कि धर्म तो पहले से ही था स्टेट में,
कहीं ना कहीं जो रिलीजन था वो स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रहा था, या तो वो ब्राह्मणिकल रिलीजन होता या फिर दूसरे रिलीजन होते। अशोक ने बस वो जो रिलेशनशिप है, वो जो नेक्सस है, उसमें से ब्राह्मणिकल रिलीजन को हटा के बुद्धिस्ट रिलीजन को ले आया। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि यदि इस टाइम पीरियड पे देखें तो इस टाइम पीरियड पे बेसिकली सोसाइटी है वो मूव कर रही है फ्रॉम अ ट्राइबल इकोनॉमी टुवर्ड्स ए ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। इस टाइम पीरियड को कई बार हम सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है, एग्रीकल्चरल सरप्लस है, और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस यहाँ पे फ्लरिश कर रहे हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। इसके चलते क्योंकि आपका एग्रीकल्चरल बेस है तो आपका कैटल वेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, और जिसके लिए ब्राह्मणिकल रिलीजन में क्योंकि बलि प्रथाएं थी, इसलिए ब्राह्मणिकल रिलीजन या धर्मशास्त्र जो चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा हानिकारक थे। इसीलिए अहिंसा के कॉन्सेप्ट को लेते हुए अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, जो कि कुछ हद तक कैटल वेल्थ है या फिर कैटल इकोनॉमी है उसको प्रोपोगेट करती है। सेकेंडली, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स में भी जहाँ पे इंटरेस्ट सिस्टम या फिर क्रेडिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में कैपिटलिस्ट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप री इन्वेस्ट करते हो। देखा जाए तो ये जो इंटरेस्ट सिस्टम है या क्रेडिट सिस्टम है, इसको और साथ में जो मुनाफाखोरी है या फिर प्रॉफिट बेस्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसको कुछ हद तक जो धर्मशास्त्र थे वो डिनाई करते थे, उनके लिए इलीगल हुआ करता था। इस चीज़ को हटाने के लिए भी ये धम्म पॉलिसी का यूज़ किया अशोक ने। थर्डली, कल्चरल रीजंस यदि हम देखें तो इतनी बड़ी इंडिया की डाइवर्सिटी, पहली बार बड़ा स्टेट बनने जा रहा था, इंडिया की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्य थे, उन सब को एक तरीके से जोड़ के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसके लिए एक यूनिफॉर्म रिलीजन की ज़रूरत थी, जो कि उस समय मेनली बुद्धिज़्म ही अवेलेबल था, जो कि इतना पॉपुलर था, जो कि इतना यूनिफॉर्म था, जो कि इतना अहिंसक था, जिसके थ्रू टॉलरेंस की भावना लाई जा सके, जिसके थ्रू ब्रदरहुड की भावना लाई जा सके, और जो कि लोगों में भी प्रचलित हो। इसलिए उसने कल्चरली भी इंडिया की डाइवर्सिटी को यूनिफाई करने के लिए बुद्धिज़्म का या फिर धम्म पॉलिसी का यूटिलाइजेशन किया। इसीलिए यदि इस टाइम पीरियड की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को प्रॉपर्ली स्टडी किया जाए तो हमको पता चलता है कि उस समय ऐसी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट थी, ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जिसके थ्रू ये जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है ये अपने हिसाब से चलती रहे, ये फ्लरिश होती रहे। और इसके लिए जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। अशोक के धम्म ने ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के दिया, जिसके कारण कि उस समय की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस या चेंजिंग कंडीशंस जो थी वो फ्लरिश होती रहे और जो सोसाइटी है वो अपने पाथ पर चलती रहे। इसीलिए इस टाइम पीरियड पे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो वेदांतिक सिस्टम है, उसका भी डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है, उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है काफ़ी हद तक, और वहीं पर बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अशोक का जो धम्म पॉलिसी है उसका एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू प्रोपोगेट बुद्धिज़्म या फिर प्रोपोगेट रिलीजन, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं उस समय की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस में छुपा हुआ था।